हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स पे आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के बारे में। उसका सिलेबस क्या रहेगा, और बहुत सारे बच्चों ने कंटिन्यूसली क्वेरी की है कि सर इसके लिए जो कोर्स है उसकी डिटेल हमें बताइए कि कोई कोर्स हम लोग दे सकते हैं या नहीं। तो उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी एक स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है। स्पेशलाइज्ड वैकेंसी से मेरा मतलब है कुछ वैकेंसी होती हैं जो जर्नलिस्टिक होती हैं, कोई भी बच्चा अपीयर कर सकता है, और उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सिलेबस रहता है उसमें राजस्थान का जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की थोड़ी बहुत आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, यही सब चीज़ें, और थोड़ा बहुत मैथ, रीजनिंग, यही सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं और इसी के आधार पर एग्जाम होता है। तो मैं उनको जनरल एग्जाम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनके लिए अलग से कुछ तैयार नहीं करना होता। आपने एग्जाम्पल के लिए वीडियो भर्ती के लिए तैयारी की है, कल आप कोई दूसरा एग्जाम देंगे राजस्थान का, तो वहाँ पड़ी हुई चीज़ें यहाँ भी काम आ जाएंगी। अगला कोई एग्जाम देंगे तब भी चीज़ें वही रहेंगी। तो सिलेबस में माइनर चेंज हो सकता है बट चीज़ें वही होती हैं। बट ये जो स्पेशलाइज भर्ती हैं, स्पेशलाइज भर्ती जैसे सांख्यिकी अधिकारी एसओ, जैसे कि संगणक या कंप्यूटर, जैसे कि एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सिमिलरली आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट, जेवीएनएल अकाउंटिंग ऑफिसर, इस तरह की जो वैकेंसीज हैं इनका सिलेबस ऑल टुगेदर पूरी तरह से डिफरेंट होता है। और ये जो अलग सिलेबस है इसको पढ़ने के लिए अलग मेहनत चाहिए। इन वैकेंसीज के लिए बिल्कुल अलग हट के, लीक से हट के तैयारी करनी होती है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर फिर तो ये टफ होती होंगी। नहीं, ये वैकेंसीज टफ नहीं होती, ये आसान होती हैं। आसान क्यों? क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो घट जाता है। यहाँ पे एक भर्ती में जहाँ 6, 7, 8, 10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, इन भर्तियों में 6, 7, 8 लाख लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। तो एक तो नंबर ऑफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होता है, तो कम बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन है। दूसरा, वो बच्चा जिसने स्पेसिफिकली इस कोर्स के लिए तैयारी नहीं की, उसका बहुत अच्छा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब, क्योंकि आपने समझिए ज़रा, जैसे मान लो किसी बच्चे ने आरएस के लिए बहुत मेहनत करी है, अब आरएस के लिए मेहनत की, आरएस में सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके पास चांस है कि वीडियो का एग्जाम दूंगा मैं तो वही चीज़ें काम आ जाएंगी और शायद मेरा चांस बन जाए। तो प्रैक्टिकली एक जगह पड़ी चीज़ दूसरी जगह काम आ रही है, लेकिन यहाँ एएसओ में वो चीज़ें काम नहीं आने वाली। तो अलग से जो बच्चा तैयारी करेगा जीरो से, वही बच्चा कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ यहाँ पे जाएगा। इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, अभी नया सिलेबस आरपीएससी ने जारी किया नहीं है तो मैं पुराने सिलेबस के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ये है कि टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं, सब बराबर बराबर मार्क्स के होते हैं। एक पेपर होगा सिर्फ 100 नंबर का, और सारे क्वेश्चंस बराबर बराबर नंबर के होंगे। अगर एक क्वेश्चन के 3 नंबर है तो सब 3-3 नंबर के, 2 हैं तो 2-2 नंबर के, इस तरह से पेपर होगा। इस 100 नंबर के पेपर के 2 टुकड़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पेपर का पार्ट ए और पेपर का पार्ट बी। तो एक ही पेपर है, 2 टुकड़ों में टूटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट बी में टोटल मिला के 70 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो बात करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी बच्चे का ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो पास होना तय है। अगर यहाँ पे बहुत हाथ स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तब भी अगर ये वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से आप पास हो जाओगे। पास मतलब सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर किसी को ये सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, थोड़ा बहुत ये सब्जेक्ट भी आता है, तब तो आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। दोनों में अलग अलग पास होना यूजुअली ज़रूरी नहीं होता। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, जैसे एसएससी वगैरह में होती है ना, रीजनिंग में अलग से पास होना है, मैथ्स में अलग पास होना है, सब में मिनिमम मार्क्स होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, पूरे पेपर के मिला के जो 100 क्वेश्चन है उन्हीं के आधार पर नंबर मिलेगा। कोई बच्चे का फर्स्ट पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 30 में से 30 क्वेश्चन सही कराया, तो यहाँ पे कम भी सही करेगा तो चलेगा। बट ये जो पार्ट है, ये आपका पास फेल कराना, आपको ऊंची रैंक दिलाना, उन सब के लिए जो जजमेंटल है, अल्टीमेटली जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये रहेगा। अब बात करते हैं कि पार्ट ए में तो क्या आएगा और पार्ट बी में क्या आएगा। पार्ट ए कॉमन सा पेपर है जिसके अंदर आपके जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आज तक आपने पढ़े वो सब आएंगे, जिसका मतलब है जिसको हम जीके बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज बोल सकते हैं। जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी? जनरल नॉलेज में आपसे पूछी जाएंगी जैसे कि राजस्थान की हिस्ट्री, जैसे कि राजस्थान का आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली राजस्थान से रिलेटेड पेपर ज़्यादा रहेगा ये। हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, राजस्थान की जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें पार्ट ए में चली जाएंगी। एज सच यहाँ पे डायरेक्टली कोई रीजनिंग वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या क्या रहेगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं पार्ट बी ऑफ द पेपर।
पार्ट बी जो है ये भी बड़ा पेपर है और 2-3 टुकड़ों में ये टूटा हुआ है। पार्ट बी में 2-3 चीज़ें क्या क्या, पार्ट बी में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी जिसका नाम है मैथमेटिक्स। तो ये बेसिकली पेपर 2 रहेगा। तो पेपर 2 में ये सारा का सारा सिलेबस है, कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स के, कुछ टॉपिक आ जाएंगे वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के, और कुछ टॉपिक आ जाएंगे मैथमेटिक्स के। एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, एग्ज़ाम का लेवल, क्योंकि ये ऑफिसर ग्रेड का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, ऑफिसर ग्रेड होने की वजह से इस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड अप रहेगा। नॉर्मली पीजी लेवल का जो क्वेश्चन हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। अब मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आता है, तो थोड़ा सा मैं कंप्यूटर भी शामिल कर लेता हूँ। एक हल्का सा एरिया और है जिसको हम लोग कंप्यूटर नाम दे दें, यहाँ पे ये लो कंप्यूटर भी हमने इंक्लूड कर लिया। तो ये 4 चीज़ें आएंगी, मैथ्स और कंप्यूटर, ये एलिमेंट्री रहेंगे, ये बहुत टफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा वाला काम नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे कि कंप्यूटर की सबसे पहले देखते हैं, कंप्यूटर में यहाँ पे बस MS ऑफिस पूछा जाता है। MS ऑफिस का मतलब है वर्ड होना चाहिए, आपको आना चाहिए। MS वर्ड के अलावा MS एक्सेल आपको आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, और थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान जो है वो इंटरनेट के संबंध में होना चाहिए। तो ये बेहद बेसिक है, लगभग सब बच्चों को आता है। और अगर आपने RSCIT वगैरह का कोर्स कर रखा है तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के आंसर तो आप वैसे भी दे पाओगे। फिर भी थोड़ा सा अगर इनको तैयार कर लें तो जो चीज़ें आसान होती हैं वहाँ तो नंबर छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि एटलीस्ट कंप्यूटर वाले पोर्शन में अगर 4 सवाल आए तो 4 में से 4 सही करेंगे। अब बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स वाला जो एरिया है वहाँ पे हमसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। देखो, मैथ्स वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं रखा गया है। मैथ्स में हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिलेबस हमारा कहता है कि डेसिमल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रैक्शंस पे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। डेसिमल हो गया, फ्रैक्शंस हो गया। डेसिमल फ्रैक्शंस के अलावा और हम लोगों को क्या पूछा जाएगा भाई, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन तो एक ही चीज़ है खैर। और इसके अलावा हमसे पूछेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के अलावा हम लोगों से पूछा जाएगा रेशियो, और रेशियो के अलावा हमसे पूछेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के अलावा हम लोगों से पूछेंगे रूट्स, स्क्वायर रूट्स। तो ये हमारा टोटल सिलेबस रहेगा मैथमेटिक्स का। मतलब एक तो दशमलव वाला जो है, भिन्न वाला जिसको बोलते हैं, दशमलव वाला सवाल हमसे पूछेंगे। दशमलव के अलावा प्रतिशत का सवाल हमसे पूछेंगे, अनुपात समानुपात पूछेंगे, ब्याज के बारे में पूछेंगे, ब्याज में दोनों ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछेंगे, और साथ में पूछेंगे हम लोगों से स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो ये आसान सा सिलेबस है। इसमें अगर 1% भी कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है तो थोड़ी सी दिक्कत स्क्वायर रूट में आती है। क्यों? क्योंकि सब बच्चों का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता, उनको थोड़ा याद करना पड़ता है। बाकी अदरवाइज ये चैप्टर तो ऐसे बिल्कुल क्रीम है, हम ऐसे दौड़ते भागते कर लेंगे। अब बच गए 2 इंपॉर्टेंट एरियाज, बहुत भारी भरकम बड़े बड़े। एक का नाम है अर्थशास्त्र और एक का नाम है सांख्यिकी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों में देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में तो हमसे क्या पूछेंगे और स्टैटिस्टिक्स में हमसे क्या पूछेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स के 2 एरियाज होते हैं। 2 एरिया कौन कौन से इकोनॉमिक्स में? एक तो होते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स, और कोर कॉन्सेप्ट के अलावा इकोनॉमिक्स में एक एरिया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल इकोनॉमी। कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कोर कॉन्सेप्ट में चीज़ें आ गई जैसे कि डिमांड सप्लाई, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस तरह की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो सारी चीज़ें। और इकोनॉमी के अंदर आ गया कि भारत का बैंकिंग सिस्टम, भारत में गरीबी, भारत में बेरोजगारी, ये सब चीज़ें। इनके साथ साथ हमें राजस्थान में इकोनॉमी की क्या कंडीशन चल रही है वो भी हमें पढ़नी पड़ती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो जो सेंट्रल टेंडेंसी के माप होते हैं, माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये तो है ही, यहाँ से तो शुरू ही होगी कहानी। तो माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है इंडेक्स नंबर, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें। हम लोगों को पढ़ना है हाइपोथेसिस, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें। हमें पढ़ना है स्क्यूनेस, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें। तो प्रैक्टिकली ये हमारा सिलेबस रहेगा। अब इस सिलेबस को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा? इस सिलेबस को पूरा करने में हम लोगों को एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ सेफर साइड 3 महीने तो कम से कम चाहिए। जल्दबाजी में किया हुआ काम खराब होता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई महीने भर में कुछ भी कचरा बनाया किया और नहीं। कम से कम
3 महीने सेफर साइड लेके चलते हैं। एग्ज़ाम की जहाँ तक मुझे बात समझ में आती है, एग्ज़ाम आपका जून के आसपास होने वाला है, उससे पहले एग्ज़ाम है नहीं। हम लोग टारगेट करेंगे मार्च एंड या मिड अप्रैल तक इस कोर्स को पूरा कर लें, सो दैट आने वाले 2 ढाई 3 महीने का टाइम आपके हाथ में हो और उस टाइम पे आप लोग अपना इजीली प्रैक्टिस वगैरह कर पाएँ। तो ये तो बात हुई कि कोर्स कितने टाइम में पूरा होगा। अब इस कोर्स की फ़ीस क्या रहेगी, ये कोर्स कैसे खरीदें और इस कोर्स में क्या क्या उम्मीदें हम लगा सकते हैं। देखिए, इस कोर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी प्रोवाइड कराएंगे, मतलब जो अभी मैंने डिस्कस किया ये वाला पोर्शन, ये पार्ट बी हम लोग करवाएंगे। पार्ट ए के लिए हम लोग कोई जानकारी, कोई कोर्स नहीं ला रहे हैं, क्योंकि पार्ट ए मेरा ऐसा मानना है कि पार्ट ए में राजस्थान का आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यही चीज़ें हैं, करंट अफेयर है, ये तो आपकी वैसे भी तैयार होती है और हर एग्जाम के लिए आप पढ़ते रहते हो, तो उसको हम नहीं करेंगे। पार्ट बी हम लोग करेंगे। पार्ट बी के लिए हम लोग पैटर्न क्या रहेगा हमारा, कोई भी एक कॉन्सेप्ट पहले उठाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स उठा लिया तो उसकी एक यूनिट पूरी करेंगे, पूरा इकोनॉमिक्स पूरा नहीं करेंगे, उसकी एक यूनिट पूरी करेंगे, उसकी एक यूनिट पूरी करके अगली यूनिट उठा लेंगे स्टैटिस्टिक्स, उसकी एक यूनिट करेंगे, सो दैट दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहे। क्लासेस कितनी देर होंगी, फिलहाल क्लासेस 1 घंटे होगी। आने वाले समय में जैसे जैसे एग्ज़ाम थोड़ा पास आएगा, थोड़ा रिदम बनेगा, तो हम लोग इस क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा के 2 क्लास पर डे, 3 क्लास पर डे कर देंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले कोर्स पूरा करना है। 15 अप्रैल से पहले कोर्स पूरा करना है, तो 3 साढ़े 3 महीने में जैसे भी बन पड़ेगा, ज़्यादा क्लासेस करके या जो भी, कोर्स पूरा आपका करवा दिया जाएगा। एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एग्जाम तक जितना गैप बचेगा, उस गैप में हम लोग कंटिन्यूसली टेस्ट और रिवीजन चालू रखेंगे, वो बंद नहीं होगा। कोर्स जो हम आपको देंगे उसकी फ़ीस रहेगी 5000 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट। इसमें फर्दर कोई डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। 5000 आफ्टर डिस्काउंट नेट फीस है, सिर्फ पेपर बी होगा और उसके साथ साथ जो टेस्ट वगैरह हैं वो इसी में इंक्लूडेड हैं, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है। क्लास का जो मीडियम है वो कंबाइंड मीडियम रहेगा, बाइलिंगुअल मोड रहेगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। नॉर्मली मैं और ऑनलाइन क्लासेस की तरह काम ना करते हुए हमने अपना एक अलग तरीका अपना रखा है। मैं पूरा नोट्स जैसे आप फिजिकल क्लास में बनाते हैं, मैं क्लास में आपको नोट्स बनवाऊंगा, तो एक एक चीज़ हम लिखेंगे, तो PDF की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और जहाँ जहाँ पे PDF की नीड होगी वहाँ हम PDF भी आपको प्रोवाइड करेंगे। PDF डाउनलोडेबल होती हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी क्लास जो है, इस क्लास के अंदर आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए, ये बात तो हमारी कंप्लीट हुई। अब कोर्स शुरू कब से होगा? मोस्ट प्रोबेबली आज हम इसको लॉन्च कर देंगे और क्लास के जो टाइम है वो हम लोग रखेंगे 5 जनवरी से। 5 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि अभी 2-3 दिन जो है वो हौश पौश में जाएंगे सारे। न्यू ईयर है, सब लोग छुट्टी पे भी रहेंगे, मैन पावर हमारे पास भी न्यू ईयर पे छुट्टी पे रहेगी। तो झूठा कमिटमेंट करके कि कल ही लॉन्च कर देंगे, जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया, फिर हम क्लास नहीं दे रहे, ऐसा ना करते हुए मैं टाइम ले रहा हूँ आपसे। हम लोग 5 जनवरी से क्लास लॉन्च करेंगे। 5 जनवरी तक जिन जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो ले लें। इस बैच में मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल नहीं करना चाहता। उसका कारण है क्योंकि अभी हम लोग एक स्टैंडर्ड पे, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, तो हमें नंबर्स नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते लाखों बच्चे हों, हज़ारों बच्चे हों। हम कम बच्चों के साथ एक क्वालिटी काम करने पे बिलीव कर रहे हैं। तो जो मिनिमल रजिस्ट्रेशंस होंगे वहीं पे हम लोग काम करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक वेट किया है उनको मैं कहूँगा फटाफट से, जो मेरे को रोज़ आप मैसेज भी करते हो, फॉलो भी करते हो, तो फटाफट से आप एनरोल कर लेना। आज हम मोस्ट प्रोबेबली इस कोर्स को लॉन्च कर देंगे। आप एनरोल करें। एनरोल करने के बाद रेडी रहें। क्लासेस हम लोग 5 से बिगिन करेंगे। एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। देखिए, फिलहाल तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। सबसे पहले आपको क्लास का काम पूरा करना चाहिए। क्लास का काम पूरा करने के बाद फिर आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, फिर आपको जो मन करे वो बुक पढ़ें। लेकिन ऐसा ना करें कि क्लास भी पूरी नहीं की और दूसरी किताबें भी खरीद ली। तो सबसे पहले क्लास का काम पूरा, उसके बाद तो आप जो चाहे वो कर लें। तो ये कोर्स की सारी डिटेल हो गई। फर्दर कोर्स कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके लिए जिस नाम से हमारा YouTube चैनल है सफल स्टेप्स, उसी नाम से हमारा एप्लीकेशन है। हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, हमारा एप्लीकेशन iOS पे भी अवेलेबल है। दोनों में से किसी भी एक जगह से आप एप्लीकेशन अपना ले सकते हैं। और क्या एप्लीकेशन लैपटॉप पे चलेगा? नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे चलेगा। एंड्रॉयड टीवी पे चल सकता है, बट मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी चलाया नहीं। ट्राई कर लेना, एंड्रॉयड टीवी पे चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो मोबाइल तो चलेगा ही। ओके। और दूसरा, वीडियो को कितनी बार देख सकते हैं, कई कन्फ्यूज़न होती है। हमने नंबर ऑफ़ टाइम की ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं रखी। आप 4 बार, 6 बार, 10 बार देख सकते हैं। लेकिन एक वीडियो अगर 1 घंटे का है तो उसको 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देख सकते। मतलब बीच बीच में रोक के आप देख सकते हैं।
और एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और कोई सजेशन अगर हो तो आप लोग बताइएगा, अगर हम लोग कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो हम करेंगे। कई बच्चे बोलेंगे कि सर फ़ीस जो है वो ज़्यादा है, 5,000 नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, फ़ीस तो 8-10 हज़ार होनी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे हम लोग काम करते हैं वो आप खुद को आप एहसास हो जाएगा आपको कि भाई हम क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि मेरा काम सिर्फ कोर्स बेचना और इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं आप जानते हैं कि पिछले 10-15 दिन से आपने रोज़ चेक किया है मेरे साथ में कि सर कोर्स कब लॉन्च होगा। मैंने जानबूझ के डिले किया, तो अगर मुझे जल्दबाजी होती तो मैं उसी दिन लॉन्च करके बाज़ार में और फेंक देता कुछ भी। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, हमारी फ़ीस तो यही रहेगी। अब आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हमेशा जब आप कोर्स खरीदते हैं तो लास्ट ऑप्शन हमें रखें। सबसे पहले आप बाज़ार के सारे ऑप्शंस देखें, जहां पे आपको लगता है कि अच्छी गुणवत्ता आपको कम कीमत पे मिल रही है तो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। आप ग्राहक हो, कंज्यूमर हो, विद्यार्थी हो, आपकी अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा पाना, सस्ते में लेना, ये आपका हक है, आप करें ट्राई। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपने काम से अपनी फ़ीस को जस्टिफाई करते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, कोर्स आज आपका लॉन्च हो जाएगा, नई एक्टिविटीज़ के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।